Okay, now you have started here the anatomy and physiology of the nervous system, and in the last class we gave you some introduction about this system and its various organs. Especially I gave you little bit about the development of the nervous system and how it develops from this neural tube that was forming a part within the head that develops into brain, and the remaining portion within your spine is developing spinal cord. And you know that in the brain it develops more especially in the head it develops more elaborated way, and it formed 3 primary brain vesicles. But later on these 3 primary brain vesicles become 5 secondary brain vesicles, and you know that the top one formed forebrain that developed into the inner one diencephalon and the 2 cerebral hemispheres, forebrain now finishes. The middle one, that midbrain, and the last one, it formed again 2 upper will form the pons and the latter will form the medulla. But when the cerebellum also develops at the back of the pons, hindbrain will finish. So these 6 portions will constitute brain. And after this, spinal cord is the 7th. And we told you that spinal cord is there, but the medulla, pons and the midbrain together, you call it the brain stem also. It's a single organ with the 3 different components. You call it the brain stem. And this all 7 portions जो आप यहाँ पे देख रहे हो, this is the central nervous system. But we told you that central nervous system will be of no use until it will actually send its components outside here through the nerves to reach those target organs. And target organs means the muscles, the glands, and to whom there will be some motor activity, but there will be some sensory also. General sensory like pain, touch, temperature, vibration, proprioception like sense of position and movements जिसको कहते हैं हम. अब ये तो जनरल हैं, उसके अलावा स्पेशल भी हैं जैसे स्मेल, विजन, हियरिंग, टेस्ट. ये सारे सेंसेस जो हैं ये बाहर से जनरेट होते हैं. बाहर से मीन्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पर इंटरनल से भी जनरेट होते हैं. जैसे आपके विसरा हैं, लंग इन्फ्लेट होते हैं, तो आप सोए भी हुए होते हैं तो हमें पता होता है लंग इन्फ्लेट हो गए, ब्रेन को पता होता है, हमें भी पता पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेन को पता चलता है. पर ब्रेन एक ख़ास टाइम तक उसको एक्सपेंड करता है, उसके बाद फिर डिफ्लेट कर देता है. हमें सोए हुए होते हैं फिर भी हो जाता है. तो इसका मतलब है कि लम्हे लम्हे की सेंसेशन ब्रेन तक अंदर से भी पहुँच रही है. ब्लड प्रेशर है, क्या है, ये सारी चीज़ें. तो इंटरनल एनवायरनमेंट का पता भी चलता है ब्रेन को. हमें न चले तो हमें नहीं चलता. ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कम है, हमें कहाँ पता चलता है, लेकिन ब्रेन को पता चलता है. वो एकदम से उसको सेटल कर देता है. टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, अंदर हीट जनरेट होती है, लेकिन टेम्परेचर आपका वही रहता है सेम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये होम्योस्टेसिस वगैरह तभी हो सकेंगे जब ब्रेन को पता चलेगा. तो ये सेंसरी ऑफ वर्क सब ये सारे काम ब्रेन के साथ होंगे, लेकिन होगा तब जब उसके साथ कनेक्टेड होंगी नर्व्स. और मैंने आपको बताई क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स, और इसके साथ हमने देखा था 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. इनको मिला के हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया आपको कि ये रेड कलर का जो आपने ये देखा था ना, ये था हमारा डायनसेफ्लॉन, लेकिन ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स भी डेवलप हो रहे थे, और इतने डेवलप हो जाएंगे कि ये इसके अंदर आ जाएगा, ये अंदर छुप जाएगा डायनसेफ्लॉन, और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कवर कर लेंगे. तो ये फोर ब्रेन होगा. ये हमारा मिड ब्रेन है, और ये हाइंड ब्रेन का, ये है पोन्स का पोर्शन, और ये है मेडुला, लेकिन सेरिबेलम भी डेवलप हो जाएगा. तो ये ब्रेन इस तरीके से डेवलप होगा. और उसके बाद ज़ाहिर है जब ये इतना बड़ा हो जाएगा तो ये ऊपर तो नहीं चला जाएगा ना ऐसे. ज़ाहिर है नेचर ने इसको क्या किया, बैंड कर दिया ऐसे. तो ये देखिए बैंड हो गया हमारा फोर ब्रेन, और फिर ये हमारा मिड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन है, और इसके साथ ये स्पाइनल कॉर्ड है. तो इसकी डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगी. और नर्वस सिस्टम मैंने बताया इसका फंक्शंस क्या है, वो आपने यहाँ पर जनरली देख लिया यहाँ पर. और ये नर्वस सिस्टम को हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ये ब्रेन, उसके वेरियस पार्ट्स, और उसके साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम माने उससे जुड़ी हुई नर्व्स, और इन सबको जोड़ दोगे तो फिर ये हो जाएगा नर्वस सिस्टम. और जब बात करेंगे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो ये 2 काम तो करेगा ही, एक सेंसरी और एक मोटर वर्क. तो यहाँ पर जनरली आप यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने कैसे डिवाइड किया. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक आइडिया आपको आ जाएगा यहाँ पर.
अब यहाँ पर ये सारे जितना भी ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे ये मैंने बताया ना आपको, ये क्या है, न्यूरल ट्यूब जहाँ से डेवलप किया है। दो चीज़ें और मैं उस दिन मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताई, लेकिन आपका जो नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ इस न्यूरल ट्यूब से डेवलप नहीं हुआ है। जब ये बच्चा माँ के पेट में डेवलप हो रहा होता है तो वेरी अर्ली, ये कोई तीसरे चौथे हफ्ते के दौरान ये डेवलप हो चुका होता है। ये सिर्फ ये नहीं, इसके दो तरफ दो और भी कॉलम्स होते हैं टिश्यू के। जो भी डेवलप होते हैं, ये मैं आपको डिटेल में अभी मैं जा नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये एक न्यूरल ट्यूब खड़ा है, उसके दो तरफ, जैसे ये मेरे दो बाजू हैं ना ऐसे, लेकिन बाजू तो हमारे शोल्डर से लेके यहाँ तक है, ये फ्रॉम अबव हेड से लेके टो तक दो और कॉलम्स भी खड़े हैं, यानी एक बंदा खड़ा है, दो उसके बॉडीगार्ड खड़े हैं। ये जो खड़ा है वो तो जाहिर है एक न्यूरल ट्यूब है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये दो कॉलम्स जो है ना, ये दो ऐसे पिलर्स की तरह छोटे से, ये भी दो चीजें होती हैं। नर्वस सिस्टम का इसके साथ भी वास्ता है। ये जो दो टिश्यू खड़े हैं ना यहाँ पर, ये कॉलम की तरह, इसको हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट। न्यूरल, मैं इससे ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम फिर एम्ब्रियोलॉजी में ज़्यादा डीप चले जाएंगे, जो हमारा स्कोप नहीं है इस वक्त यहाँ पे इस लेक्चर में। इनको कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट। ये यूँ समझ लो कि ये दो बॉडीगार्ड हैं, टिश्यूज़ हैं, ये इसको कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट। ये नाम से न्यूरल क्रेस्ट है, न्यूरल नाम से है ये लेकिन डेवलपमेंट के दौरान ये सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं बनाएगा, ये कोई 12-15 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है। डेवलप होता है ना, आपने देखे ना, आपने जर्म सेल्स सुने होंगे ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये सुने हुए हैं ना आपने। ये क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं, जर्म लेयर्स होते हैं जो आपके वेरियस टिश्यूज बनाते हैं। एंडोडर्म कुछ बना के देगा, एक्टोडर्म कुछ बनाएगा, मेसोडर्म कुछ बनाएगा, तो ऐसा ही फिर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी कुछ बनाएगा, न्यूरल ट्यूब भी कुछ ना कुछ बनाएगा। क्या बनाएगा ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। क्या बनाया उसने, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और वहाँ से वो ये सारा जितना भी बना है, और वहाँ से निकलती हुई क्या, नर्व्स भी। तो ऐसा ही ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी हैं, और जब इससे डेवलप होने की बारी आएगी, व्हेन द नेचर विल ऑर्डर देम टू फॉर्म समथिंग एडल्ट, जो अभी आप में मौजूद हैं, तो ये आपको कोई 12-15 डिफरेंट चीज़ें बना के देगा। किसी चीज़ से हम बनाते हैं ना, मिट्टी से हम घड़ा भी बना दिया, ये भी बना दिया, और भी चीज़ें ये सारी, चाहे तो घड़ा बना दो, चाहे उस मिट्टी से ईंट बना दो, फिर उसको सख्त करके पक्की ईंट बना दो, फिर उससे कोई और चीज़, तो मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बनती। तो यहाँ से ये बहुत सारी चीज़ें आपको बना के देगा। क्योंकि इसका नाम है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, तो हमें शक ये हो रहा है कि ये न्यूरल स्ट्रक्चर्स बनाता होगा, जाहिर है। लेकिन हमें पता चलेगा कि अगर ये कोई 15 स्ट्रक्चर्स बना रहा है ना, तो आउट ऑफ द 15 स्ट्रक्चर्स 14 विल बी नॉन न्यूरल, ओनली 1 विल बी न्यूरल। आप कहेंगे सिर्फ इसका नाम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्यों है, जब 15 में से कोई 14 चीजें वो नॉन न्यूरल बनाता है। इतना कुछ के मिसाल आपको दे रहा हूं, इतना कुछ कि ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स तो कहीं कहीं बॉडी में जाके बोन भी बना देते हैं। बोन नाम न्यूरल सेल रखा हुआ है, इधर ये पता चलेगा कि मैंडिबल इसने बना दिया है। हैरानी नहीं है क्या भाई, नाम इसका न्यूरल क्रेस्ट सेल से, मेरी तरफ से ये न्यूरॉन बनाता तो बात भी बनती थी, इसने क्या बना दिया है, मैंडिबल बना दिया है। और कल इसको ऑर्डर मिल गया ना, तो ये अपनी हद से बढ़ के ये नीचे जाएगा और हार्ट के अंदर बैठ के सेप्टम बना देगा। जो एक वेंट्रिकल था उसके दो हो गए, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, उसका सेप्टम बना दिया किसने। तो ये चंद मिसालें आपको दे रहा हूं मैं, और कुछ और भी बना के देगा। लेकिन अब न्यूरल क्रेस्ट सेल से अपने नाम की कुछ लाज तो रखेगा। जब इसको ऑर्डर मिलेगा कि बनाओ क्या वो फंक्शनल जो यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन, जिसको प्यार से तो न्यूरॉन कहते हैं, लेकिन अब कहना चाहो तो तुम उसको कह सकते हो नर्व सेल, सेल ही है ना वो, और क्या है, उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। तो ये आपको न्यूरॉन्स भी बना के देगा, तो ये न्यूरॉन्स भी बना के देगा। तो क्या न्यूरॉन्स सिर्फ ये बना के देता है कि न्यूरल ट्यूब के अंदर भी न्यूरॉन्स बनते हैं? भाई कैसे नहीं बनते, असल तो न्यूरॉन उधर बनते हैं। तो ये जो आपका न्यूरल ट्यूब है, इसके अंदर
आपको 1000 बिलियन न्यूरॉन्स मिलेंगे आपको न्यूरल ट्यूब में। 1000 बिलियन न्यूरॉन्स दे आर प्रेजेंट विद इन योर न्यूरल ट्यूब। ये सेलों का बना हुआ है, ज़ाहिर है टिश्यू है ना, ज़ाहिर है, तो एक सेल तो नहीं होगा, करोड़ों अरबों खरबों सेल्स। कितने? 10,000 बिलियन neurons will develop within the nervous system's neural tube, and they will be scattered within brain as well as spinal cord। 1000 बिलियन। और फिर जब 1000 बिलियन न्यूरॉन्स बनेंगे ना वहां पर, जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर होते हैं डॉक्टर्स, तो फिर उसके साथ होते हैं पैरामेडिक्स भी। और आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर्स होते हैं तकरीबन उतने ही पैरामेडिक्स होते हैं। अगर डॉक्टर्स मौजूद हो, पैरामेडिक्स ना हो, पैरामेडिक्स हड़ताल पे चले जाते हैं, सारे प्रोसीजर ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके असिस्टेंस के बगैर ये सिलसिला हो नहीं सकता। फिर उनमें क्या होता है, उनमें फिर ऊपर से लेके नीचे तक वो बहुत सारे, और आखिर में कुछ और जैसे नर्सिंग स्टाफ है, जैसे नीचे से आते जाएंगे तो और स्टाफ है, दूसरा है, फिर ओटी असिस्टेंट है, ये वो सारा कुछ। तो ये सारी जितने भी आप यहाँ पे देखते हो, तो जितने 1000 बिलियन न्यूरॉन्स अगर तुम्हें मिले ना, तो तुम्हें 1000 बिलियंस और सेल्स भी मिलेंगे। किधर? न्यूरल ट्यूब के अंदर। वो सेल्स से न्यूरॉन्स नहीं होंगे, क्योंकि न्यूरॉन में दो चीजें होती हैं। एक होती है उनके अंदर एक्साइटेबिलिटी, इंपल्स की फॉर्मेशन, एक्साइटेबिलिटी। दूसरी होती है उसकी कंडक्टिविटी, यानी वो आगे से, सिर्फ उसमें करंट पैदा नहीं होता, करंट आगे बढ़ता भी है, उसकी वायर्स होती हैं। ये न्यूरॉन की एक खास खासियत है। ये अगर दो ना हो तो फिर न्यूरॉन की कोई उसका फायदा ही नहीं। न्यूरॉन की जो लैंग्वेज है ना, वो इम्पल्सेस है। न्यूरॉन को मुंह से नहीं बोलेगा, वो ज़ाहिर है इम्पल्सेस देगा। ये वायर जो है, ये इस पंखे तक पहुंचेगी तो वायर उसको बोलेगी नहीं कि चलो, बोलेगी क्या, उसको मुंह से बोलेगी उसको, वो वायर करंट देगी, उसको करंट देगी तो वो उसमें चलेगा। तो यहां पर ये इस तरीके से यहां पर आपको मिलती थी। ये दो चीजें जिसमें होंगी वो तो होंगे न्यूरॉन्स, यानी वो तो होंगे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, लेकिन उतने ही होंगे 1000 बिलियन और कौन, उसके साथ पैरेलल सेल्स होंगे जो नॉन एक्साइटेबल होंगे, उनके दूसरे काम होंगे बहुत सारे, वो तो आपको चल के बाद में बताते हैं। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं ग्लायल सेल्स। क्या बोलते हैं? ग्लायल सेल्स, न्यूरोग्लायल सेल्स, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम में होते हैं। ग्लायल सेल्स और नहीं होते कहीं पर भी। जैसे तुमने सुना है ना, जैसे सेल्स होते हैं और सेल्स के साथ मौजूद होते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू होता है ना बाहर, तो ये यहाँ का जिससे समझ लो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोलते नहीं है कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन कहते हैं उनको हम क्या, न्यूरोग्लायल सेल्स। कितने? जितने न्यूरॉन्स उतने ही न्यूरोग्लायल सेल, जितने डॉक्टर उतना ही पैरामेडिकल स्टाफ रखेंगे हम लोग। अगर किसी सिस्टम की एफिशिएंसी चाहिए तो फिर दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, इक्वल। तो यहां पर क्या है, न्यूरोग्लायल सेल्स भी हैं मौजूद। लेकिन हम बात करते हैं कि उसका जो फंक्शनल टिश्यू है, ये नहीं है कि हम सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ रखेंगे और डॉक्टर होगा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, तो इसका जो फंक्शनल यूनिट होगा वो न्यूरॉन होगा। और जो फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है, तो मैंने बताया कि न्यूरॉन्स कितने होंगे, 1000 बिलियन न्यूरॉन्स होंगे। कहां पर? न्यूरल ट्यूब के अंदर। तो क्या न्यूरल ट्यूब के अंदर ही न्यूरॉन्स होते हैं कि बाहर भी होते हैं? और बाहर इनका सोर्स है कौन? न्यूरल क्रेसेल्स। आप सर 1000 बिलियन न्यूरॉन्स अंदर हैं, चंद न्यूरॉन्स बाहर भी दे देता, ये कभी भी नहीं होगा। न्यूरल ट्यूब के अंदर मौजूद 1000 बिलियन जो न्यूरॉन्स हैं, लिटरली उनमें से एक न्यूरॉन भी बाहर नहीं आएगा। ये समझ गए? यानी एक डॉक्टर्स जो हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, उनमें से एक को भी अलाउ नहीं है कि वो बाहर प्रैक्टिस कर सके। दे विल बी जस्ट कन्फाइंड विद इन न्यूरल ट्यूब, यानी दे विल बी जस्ट कन्फाइंड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। बाहर कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, बाहर कोई नहीं रहेगा। हाँ, अपनी सर्विसेज ऐसे भेजो बाहर, नर्व बना के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, खुद बाहर नहीं आओगे। तो आप कहेंगे सर क्या बाहर कभी भी कोई न्यूरॉन होते ही नहीं है? अगर होंगे बाहर न्यूरॉन तो वो प्राइवेट सेक्टर ये है, कौन? न्यूरल क्रेसेल्स। बाहर कोई भी न्यूरॉन तुम्हें मिल जाए, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, तुम बोल सकते हो कि दैट मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम। क्यों? क्योंकि बाहर न्यूरल ट्यूब का एक भी न्यूरॉन नहीं आता, और ना ही बाहर वाला कोई अंदर जा सकता है। तो बाहर वाले अलग होते हैं,
जो न्यूरल के सेल से डेवलप होते हैं, और अंदर वाले न्यूरल ट्यूब के सेलों से डेवलप होते हैं, और न्यूरोग्लाया जो हैं वो भी अंदर ही डेवलप होते हैं। तो न्यूरोग्लाया विल डेवलप इनसाइड, ये कितने 1000 बिलियन, वो भी किधर मौजूद होंगे, ब्रेन के वेरियस पार्ट्स में और स्पाइनल कार्ड में। तो न्यूरॉन जो है ये हमारा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। 1000 बिलियन न्यूरॉन्स, और साथ में भी फिर ग्लाइल सेल्स तो होंगे ही, वो भी कितने, वो भी 1000 बिलियन न्यूरॉन। ये मिला के एक सिस्टम जनरेट होता है जो हमारा, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो बाहर मौजूद है आपका ये भी न्यूरॉन, तो ये बाहर भी मौजूद हैं और अंदर भी ये मौजूद हैं यहाँ पर। अब जो बाहर हैं और अंदर हैं, इनको चल के आप यहाँ पे देखो, तो ये नर्वस सिस्टम में मैंने बताया कि ये इसको बाहर भी हम देखेंगे और अंदर भी हम इसको इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट जो है ये हमारा न्यूरॉन है, और इसके साथ हमें क्या मिलेंगे, न्यूरोग्लायल सेल्स मिलेंगे। अब हम अपने एक न्यूरॉन पे नज़र डालते हैं कि इसकी शक्ल कैसी होती है। वरना तो हमने सेल तो देखे हुए हैं ना, हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा नहीं हुआ है आपने। ये गोल करके सेल बनाते हैं, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियोलस, ये इसका साइटोप्लाज्म, साथ में इसके रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, फिर स्मूथ, फिर गोल्जी अपरेटस, तो फिर राइबोसोम्स, तो फलां, ये सेल पड़े हुए हैं हमने। ये कोई नई बात तो नहीं है, ये भी वैसा ही है, सेल ही तो है, तो सेल जैसा ही होगा ना, जाहिर है। तो ये सेल जैसा ही है, लेकिन मसला ये है कि इसका फंक्शन डिफरेंट है, इसका फंक्शन थोड़ा मुख्तलिफ है। इसका फंक्शन है कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, क्योंकि यहां से हमने टच किया तो टच की फीलिंग तो ब्रेन देगा ना, लेकिन तुमने ब्रेन को तो हाथ ही नहीं लगाया, ब्रेन तुमने सरफेस पे हाथ लगाया। इसका मकसद है कि यहाँ की इंफॉर्मेशन किसी ने तो पहुंचाई है ना, यहाँ की चुगली किसी ने तो खाई है अंदर। कौन, किसने पहुंचाई है, ज़ाहिर न्यूरॉन ने, समझ। तो न्यूरॉन ऐसे तो हो नहीं सकता गोल करके मैं कहीं बिठा दूं इसको। दैट मीन्स दिस न्यूरॉन शुड हैव सम डिफरेंट एंड स्पेसिफिक एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो इस किस्म का काम कर सकें। डॉक्टर है तो उसको ज़ाहिर है डॉक्टरी की तालीम चाहिए, नर्सेज हैं तो उनको नर्सिंग की तालीम चाहिए, फिर जो इंजीनियर होगा, आईटी का स्पेशलिस्ट होगा तो उसको वो तालीम चाहिए। उसको नहीं हम डॉक्टरी पढ़ाएंगे, उसको डॉक्टरी पढ़ा के कंप्यूटर दे देंगे कि ये ठीक करके दो, ऐसे तो नहीं होगा। पाकिस्तान की तरह थोड़ी है कि डॉक्टर कस्टम में बैठा हुआ है और पता चलेगा कि इंजीनियर जो है वो डीएसपी बैठा हुआ है, ऐसे तो नहीं चलता है मामला। यहाँ स्पेशलाइजेशन है हर जगह पर। और जहाँ हमने ये देखा कि ये स्ट्रक्चर ये है जो इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हो। न्यूरॉन ऐसे होते हैं, वरना मेरी तरफ से तो ये ही काफ़ी था। सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन क्या ऐसे है? ये ऐसे नहीं है। ये तो ज़रूर होगा, बंदा तो ज़रूर होगा, लेकिन सिर्फ बंदा होगा कि उसके बाजू भी होंगे। ये नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि बंदा हो बाजू ना हो। क्या ये हो सकता है कि बाजू हो बंदा ही ना हो? ये नहीं हो सकता। तो ये जो है ये इसके अपेंडेजेस हैं और ये होना बड़ा ज़रूरी है। बट दिस विल बी एक्चुअली, तो असल चीज़ जो है क्या है, शुरू में क्या डेवलप होगा? ये डेवलप होगी, इसको हम कहेंगे सेल बॉडी। इसका दी उस सेल बॉडी को हम कहते हैं सोमा। सोमा सेल बॉडी को कहते हैं। सोमा मीन्स द बॉडी। तो ये सोमा इज सेल बॉडी। क्या सेल बॉडी न्यूरॉन की होना सफिशिएंट है? नहीं, क्योंकि इसके दो काम हैं। एक, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रोसेस होगी और इसके बाद इसका रिस्पॉन्स होगा। तो जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, ठीक है, जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे आप, उस इंफॉर्मेशन को कौन कलेक्ट करेगा? ज़ाहिर है सेल बॉडी कलेक्ट करेगी। तो आप जब सेल बॉडी को ऐसे बनाएंगे ना, लाइक दिस, यानी ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियोलस, तो सेल बॉडी, और ये क्या है? इसका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड, ये मेम्ब्रेन है। तो ये जो इसकी पेरिफेरी है, इस पेरिफेरी से ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऐसे एक्सटेंशन ही बनाएगी, ऐसे ब्रांचिंग। ये क्या हो रहा है? ये साइटोप्लाज्मिक, तो इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म भी चला जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या बन गया है? ये इसकी ब्रांच। ये तो मैंने प्राइमरी ब्रांच बनाई है, इसकी फिर सेकेंडरी भी बनेगी, उसकी टर्शरी भी बनेगी। ये एक बनाया है, ये दूसरा बनाया है, तो क्या बन जाएगा? ये ट्री लाइक ब्रांचिंग बन जाएगी इसकी। ऐसी ट्री लाइक ब्रांचिंग को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? तो ये जो पेरिफेरी में ये ब्रांचिंग आपको नजर आ रही है, क्या है? ये डेंड्राइट्स हैं। ये इतनी ब्रांचिंग बनाने की क्या जरूरत है? ताकि इनकी सरफेस एरिया बढ़े
और यहां पर इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोग पहुंचा सकें, बहुत सारे। तो इसका मकसद है कि अगर इतनी ब्रांचिंग बनाई तो ये इंफॉर्मेशन थोड़ी जगहों से रिसीव करेगा कि बहुत सारी जगहों से, तो इसको लाखों और न्यूरॉन्स इनको अफेक्ट करेंगे। जैसे आप लोग हैं, बात जब सुनते हैं आप जब, तो कानों के जरिए आप 50 लोगों की बातें सुन सकते हैं। इसका मकसद है कि योर आइडियाज, योर एक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। यहाँ देखा, फिर मोबाइल, फिर यहाँ से, फिर ये सोशल मीडिया, तो ये यूट्यूब, तो फलां, ये वो, कितने इन्फ्लुएंसेस हैं आपके ऊपर। लेकिन जब आप काम करते हैं, ये सारी चीज़ें जोड़ के अपने अंदर प्रोसेस करके एक ही काम करते हैं। या ऐसे होता है कि आपने मुझे कहा कि ये करना है तो मैं ये करूं, फिर दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं ये गलत है तो मैं मोड़ दूं, फिर यहाँ इसके लिए मैं तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं सुनूंगा सबकी, फिर मैं अपनी जजमेंट के साथ, अपनी जो बैकग्राउंड नॉलेज है, ये सब के साथ मैं इसको मिक्स करके देखूंगा कि मेरे लिए बेटर क्या है। तो मैंने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके मैं उसी काम को अपने हिसाब से शुरू करूंगा। तो इसका मकसद ये है कि सुनेंगे ये बहुत सारों की, इसलिए उसकी ये जो पेरिफेरल जो फाइबर्स आप देख रहे हो, ये क्या है, ये ह्यूज नंबर में है, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। उसके बाद यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोसेस होगी और फिर ये एक्शन करेगा, और जो एक्शन करेगा तो एक्शन अब मल्टीपल होंगे कि एक्शन एक ही होगा, ठीक है ना। तो एक्शन एक ही होगा, और एक्शन एक होगा तो उसका एक होगा सेंट्रल प्रोसेस, वो होगा ये जिसको बोलते हैं एक्सॉन। तो इट हैज 3 बेसिक पार्ट्स। नंबर 1 डेंड्राइट्स विच आर ब्रांच्ड, डिपेंड करता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन बहुत सारों से ले रहा है तो ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होगी, कम से ले रहा है तो कम होगी। और उसके बाद होगी सेल बॉडी जिसको हम सोमा कहेंगे, और उसके बाद होगा सिंगल सेंट्रल प्रोसेस। क्योंकि तुम सुनो भले 1000 लोगों की, लेकिन आखिर में नतीजे पे पहुंचो कि मुझे करना ये है, भले उनमें उनकी सलाह भी शामिल हो, लेकिन करेंगे आप, फिर जिम्मेदारी कबूल करें आप, क्योंकि अब आपने किया है, बाकी सबसे सलाह मांग के। देखते हैं जैसे जज होता है, बहुत सारों के आर्ग्यूमेंट सुनता है, सब कुछ करता है, आखिर में वो फैसला सुनाता है, वो फैसला एक ही होता है। तो फैसला किसके जरिए सुना रहा है, ये एक्सॉन के जरिए। तो जो सिग्नल से एक्सॉन, जो सिग्नल सोमा की तरफ आते हैं, टुवर्ड्स द सोमा, वो किससे आते हैं, किसके जरिए आते हैं। तो मीन्स से क्या हुआ, यानी डेंड्राइट्स क्या करेंगे, दे विल कैरी द सिग्नल्स टुवर्ड्स द सोमा, और एग्जाम क्या करेंगे, दे विल कैरी द सिग्नल्स अवे फ्रॉम सोमा। बट जजमेंट क्या होती है, जजमेंट जज अपने लिए देता है कि दूसरों के लिए देता है। तो जाहिर है जजमेंट कहां से जाती है, जज से दूर जाती है, माने आपकी तरफ आती है। और जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो वकील खुद के लिए करता है कि जज के लिए करता है। वो आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो दलाइल किसके लिए होते हैं, कौन सुने। तो इसका मकसद है कि ये दलाइल जज की तरफ जाते हैं। तो डेंड्राइट्स आर कैरिंग द सिग्नल्स टुवर्ड्स द सोमा एंड एक्सॉन इज कैरिंग द सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सोमा। हर वो चीज यूं समझ लो कि जहां से सिग्नल अवे जाए ना, वो एक्सॉन है, और जिसके थ्रू टुवर्ड्स आए वो डेंड्राइट्स हैं, और जो बीच में प्रोसेस हो जहां पर ये सब कुछ, वो सोमा यानी सेल बॉडी है। न्यूरॉन के ये 3 स्ट्रक्चर तो लाजमन होने चाहिए, सवाई जहां कोई जरूरत ना हो तो वो डाल के देखेंगे। ऑलमोस्ट 99% एक्सॉन्स ऐसे होते हैं और न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं, और बाकी जो सोमा है तो वो वही है जो आपने देखे हुए हैं। न्यूक्लियस उसका, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के ऊपर चढ़ी हुई ये न्यूक्लियर एनवेलप, फिर ये साइटोप्लाज्म, उसके बाद उसके अंदर राइबोसोम्स, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर तुमने यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, तो ये लाइजोसोम्स, तो फलां, तो ये तो वो, तो जितने भी सेल आपने देखे, सेल करने की जरूरत ही नहीं है, आप सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर ये मौजूद है तो ये जो एक्सॉन देखा आपने, क्या एक्सॉन क्या ऐसे धागा है या ये भी एक्सटेंशन है इसकी, ये भी एक्सटेंशन है किसकी, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन की, और ये सिंगल प्रोसेस आपका सिंगल सेंट्रल प्रोसेस भी इस तरीके से यहाँ पर जाएगा। तो क्या इसमें साइटोप्लाज्म नहीं जाएगा, क्या इसमें भी साइटोप्लाज्म जाएगा, ये उसी की तो एक्सटेंशन है। तो सेल की एक्सटेंशन है ऐसे करके। तो ये जब आप शक्ल देखते हैं इसकी, तो क्या ये आम सेल जैसा लग रहा है आपको, नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आपने सेल मसल में कभी देखा होगा, मसल फाइबर, वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसके ऑर्गेनेल्स बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उसका फंक्शन डिफरेंट है। उसका काम था क्या, शॉर्टन होना, जिसको कंट्रैक्शन कहते हैं। तो मसल ऐसे ही कंट्रैक्ट करेगा ना, तो उसको शॉर्ट, इसका काम शॉर्टन होना नहीं है, इसका काम है करंट को पास कराना, इंपल्स जनरेट करना, करंट को आगे पास कराना,
इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होगा, इसकी अपनी लैंग्वेज है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा तो ये सिलसिला इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो ये है न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर। ये न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर, और ये ऐसे कितने हैं? 1000 बिलियन, अरब, 1000 अरब। कैसे यही है कि 1000 अरब और भी सेल्स हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स। वो फिर एक जैसे नहीं है, उनमें तो मुख्तलिफ हैं। जैसे आप देखिए कि पैरामेडिक्स में बहुत सारे होते हैं, कुछ ओटी असिस्टेंट होते हैं, कुछ ईसीजी के, कुछ ये, कुछ वो, कुछ नर्सेज, कुछ स्टाफ नर्स, कुछ सीनियर नर्सेज, मेट्रन्स, ये वो, फिर डॉक्टर्स होते हैं, फिर कुछ सिक्योरिटी स्टाफ भी होता है जो बाहर हमारे पास गार्ड होते हैं। ये भी सारा कुछ एक पैरेलल है। ये सारे वो जो नॉन डॉक्टर हैं, तो ये भी एक, तो ये वो हैं जो फंक्शनल, तो उसके साथ वो दूसरे वाले वो एक जैसे नहीं होते। न्यूरोग्लायल अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस विल बी हैविंग डिफरेंट शेप्स, तो वो भी 2-3 किस्म के होते हैं। यहाँ पे वो चल के आपको दिखाते हैं वहाँ पर। तो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन, जिसमें डेंड्राइट्स आपने देख लिए, फिर आपने सेल देखा, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ये जनरली आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलता है। नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया कि ये जो नर्वस सिस्टम आपने देखा था, कितने बिलियन न्यूरॉन्स? 1000 बिलियन न्यूरॉन्स। नेचर क्या करेगी? पहले तो 1000 बिलियन न्यूरॉन्स, यानी पहले तो यूं समझ लो कि इंसान, फिर नेचर करेगी कि भाई ये इंसान है, इसको मैं 2 मखलूकात में मैं 2 ग्रुप्स बनाता हूं इन इंसानों के, ये खवातीन, ये मर्द, ये मेल, ये फीमेल, दोनों हैं इंसान, दोनों हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन एक जैसे सारे, लेकिन फिर न्यूरॉन के 2 फंक्शंस किए जाएंगे यहाँ पर। उस हिसाब से न्यूरॉन्स को 2 ग्रुपों में बांटा जाएगा। एक न्यूरॉन का वो ग्रुप होगा, आधे समझ लो रफली, वो होंगे जो काम करेंगे सेंसरी का। मैं वो से कंपेयर करता हूँ कि समझ लो कि खवातीन, औरतें, बच्चियाँ या लड़कियाँ, सेंसरी, वो ज़्यादा सेंसिबल तो खैर मर्द भी होते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ज़्यादा सेंसिबल, तो वो क्या है? सेंसरी है। और दूसरा है जिसको हम कहते हैं मोटर एक्शन, मोटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जैसे समझ लो कि पॉपुलेशन में फीमेल, मोटर न्यूरॉन्स जैसे पॉपुलेशन में मेल, क्योंकि आपको पता है ना कि काम करने का जो जिम्मेदारी है वो अल्लाह ताला ने मर्द को दी है। काम करना, जो बाहर, घर से बाहर जाके काम करना, ये मर्द के लिए। औरतें घर के अंदर बैठ के काम कर सकती हैं, फिर भले बिजनेस ही क्यों ना करें, इतना कुछ है कि इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार भी क्यों ना करें, कर सकती हैं। अब यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितनी बड़ी चीज़ है, छोटा मोटा कारोबार नहीं, घर पे जो छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्री नहीं, चीज़ें डेवलप करें, ट्रेड करें अक्रॉस द बॉर्डर्स, इतना भी अलाउ है इस्लाम में, इतना भी अलाउ। एग्जाम्पल, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि खुद हमारे नबी करीम की जो वाइफ थी, शी वाज द बिजनेस वुमेन। खुद नबी करीम खुद क्या थे? ही वाज द सेल्समैन, ये उनका सेल्समैन था। अब अंदाजा तो लगाए ना आप। और बिजनेस नहीं कि जैसे मक्का, उसमें अक्रॉस द बॉर्डर्स, सीरिया में बिजनेस, यानी तस्वर नहीं करते, ये 1400-1500 साल पहले की बात है, जो हमारी औरतें हैं ये करती थी, इतना बड़े बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार इतने बड़े बड़े, और उनके सेल्समैन नबी होते थे। सोचिए तो सही ना आप, ये कोई मामूली चीज़ है कोई? तो आप कर सकते हैं घर के अंदर। आप अगर करना चाहें, फॉर एग्जांपल जैसे एक डेंटिस्ट है, एक लड़की है डेंटिस्ट है, भाई आप सुबह के ज़्यादा से ज़्यादा जाके चलो यूनिवर्सिटी में कोई जॉब आप कर ली, शाम के टाइम पे आपको क्लिनिक करनी है ना, आप घर में क्लिनिक खोल लें, घर से ना निकलें आप। अगर आप में स्किल है, और अगर आप में कोई आर्ट है, स्किल है, और आप बेनिफिट दे रही हैं, आप बिलीव करें आपके पास मरीख से भी पेशेंट आ जाएंगे, अगर आपके पास स्किल है तो। कहीं से भी, ज़रूरी नहीं है आप किसी मार्केट में जाके आप दुकान खोलें या आप अपनी क्लिनिक खोलें, नहीं, आप घर में भी बैठे होंगे ना अगर आप, तो आप अपनी सर्विस घर में भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका स्किल कितनी है, आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना बेनिफिशियल है दूसरों के लिए। आप देखें ना, हैदराबाद के अंदर ये बॉम्बे बेकरी आज से 110 साल पहले किसी दुकान में या किसी मार्केट में दुकान नहीं खुली थी, घर के अंदर कमरे में, और वो क्योंकि उसका स्टफ अच्छा था, वो चलता चलता आज भी बॉम्बे बेकरी उन्हीं कमरों में बन रही है, उन्हीं कमरों में केक बनते हैं, और इसके केक लंदन तक जाते हैं। और अभी भी आपने नहीं देखा होगा कि ये बॉम्बे बेकरी का कोई शॉप जो है इसने कोई बड़ी मार्केट में खोली हो। कितनी मार्केट हैदराबाद में खुल गई हैं, लेकिन बॉम्बे बेकरी आज भी 110 साल पुराने उसी कमरे में बनती है, उसी बंगलों में। बेकरी इन द बंगलो, तो उसका मोटो है लिखा हुआ नीचे। आप वजह
उसका स्टफ जो था उसको उसको ज़रूरी नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो जाके किसी मार्केट में दुकान खोल के, साफ दुकान या इस किस्म का कोई दुकान, नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। घर में बैठ के, वो घर में बैठ के उसका बिजनेस लंदन तक। स्टफ, अगर आप में स्किल है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट आपके पास आएगा खुद, प्रोवाइडेड कि आप सिंसियर हो और आप में स्किल हो और स्किल का बेनिफिट नज़र आए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो आपने कि ये दो किस्म के दो न्यूरॉन्स कुदरत ने डिवाइड कर दिए हैं कि बाबा ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये मोटर न्यूरॉन्स हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो मोटर एक्टिविटी करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स जो इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करेंगे, बाहर से सेंसेशंस कलेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसी हिसाब से मोटर एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। तो दो किस्म के न्यूरॉन्स होंगे यहाँ पर। तो दिस विल बी एक्चुअली, तो इसका मकसद है कि जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम में दो किस्म की डिवीजन्स होंगी, सेंसरी डिवीजन और मोटर डिवीजन। जो मोटर डिवीजन है ये फिर दो किस्म की होगी। अब सर मेल में दो किस्म के, मेल में दो होते हैं ना, एडल्ट्स बच्चे, ऐसा ही फिर औरतों में भी दो, यानी सेंसरी में भी दो। कौन से? फीमेल में जो एडल्ट्स हैं वो जो बच्चियां हैं। तो यहां पर ऐसे तो नहीं है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। यहां पर अगर फॉर एग्जांपल कहता हूं उन्होंने मोटर डिवीजन इज 2 अगेन, तो मोटर डिवीजन में फिर मोटर डिवीजन 2 है। कैसे? एक है मोटर एक्टिविटी वॉलंटरी जो तुम अपनी मर्जी से करते हो, और एक है वो जो उसको कहते हैं इनवॉलंटरी जो तुम्हारी मर्जी से नहीं होती, तुम्हारे मर्जी से नहीं होती, ब्रेन के मर्जी से होती है, तो उसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी। तो इसका आदि वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। तो जो मोटर डिवीजन तुम्हारी वॉलंटरी होती है, वॉलंटरी वाली को हम टेक्निकली सोमेटिक भी कहते हैं, सोमेटिक, और इनवॉलंटरी को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक। और ऑटोनॉमिक का दूसरा नाम वैसे विसरल भी है, विसरल, सोमेटिक एंड। तो जब मैं आपको कहूं सोमेटिक मोटर एक्टिविटी, तो ये क्या होगी? इनवॉलंटरी के वॉलंटरी, ठीक है। और वॉलंटरी एक्टिविटी ये कौन सी एक्टिविटी है? मसल की। कौन से मसल? स्केलेटल मसल। इसका मकसद यह है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम के वो न्यूरॉन्स जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो किसको ऑर्डर करते हैं? स्केलेटल मसल को ऑर्डर करते हैं। उनका क्लाइंट कौन है? ये किसको बेचते हैं अपना सिग्नल? स्केलेटल मसल को। लेकिन क्या मोटर सिस्टम सिर्फ सोमेटिक है कि ऑटोनॉमिक भी है, जिसको हम विसरल भी कहते हैं? ये जो ऑटोनॉमिक है या जो विसरल है, ये वो है जो तुम्हारी मर्जी से नहीं होता। तो किसकी मर्जी से होता है? ब्रेन की मर्जी से। और ब्रेन क्या अपनी मर्जी से जब चाहे जो करे तो कर सकता है? नहीं, ब्रेन करेगा जैसे हालात होंगे, अकॉर्डिंग टू द नीड, बट विदाउट यूर विल। मिसाल, आप फॉर एग्जाम्पल यहां से दौड़ के आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आधा किलोमीटर दौड़ के आ जाते हैं या 2 सीढ़ियां चढ़ के आ जाते हैं यहां पर। आपका जो हार्ट रेट है 72 वाला, क्या 72 होगा कि 100 से भी ऊपर होगा? ठीक है ना, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होगी कि नहीं? लेकिन आप कहें कि नहीं नहीं हार्ट बीट यार ये 100 बहुत ज़्यादा है, इसको 90 करना ज़रा, हो जाएगी क्या? इसका मकसद ये है कि हार्ट का जो रेट है और इसका जो फोर्स है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये ब्रेन के हाथ में है। आप ऐसे बैठे हुए हैं, 2 सीढ़ियाँ चढ़े भी नहीं, और आप क्या ये हार्ट की मर्जी से हुआ होगा ना, आपकी मर्जी से नहीं। ये ब्रेन की मर्जी से हार्ट 72 से 100 में आ गया है। लेकिन आप बैठे हुए हैं, क्या ब्रेन दे देगा अभी ऑर्डर? क्या उसको अख्तियार नहीं है? अख्तियार तो है उसको, लेकिन क्या दे देगा? क्या हालात हैं ऐसे? वो देगा तो कोई उसके पीछे कोई लॉजिक होगा। उसने हार्ट का रेट बढ़ाया है तब जब आप 2 सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं। और आप अगर चाहें कि ये फिर हार्ट का रेट न बढ़े तो आपकी मर्जी से ये कम नहीं होगा। मैं अगर आपके आंख में लाइट थ्रो करूं तो आपका प्यूपिल जो है वो क्या हो जाएगा? डायलेट के कंस्ट्रिक्ट। लेकिन अगर आप चाहें कि वो कंस्ट्रिक्ट किस वजह से हो रहा है? मसल की वजह से। कौन सा? कार्डियक, स्मूथ मसल। तो यहाँ स्मूथ मसल है, स्केलेटल नहीं है। यहाँ क्या है? स्मूथ मसल है। वो ऐसे कंस्ट्रिक्ट होगा। क्यों? क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है, आई में इतनी ज़्यादा लाइट। आप सूरज को देखेंगे तो आप देखेंगे ऐसे हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी क्यों? स्मूथ मसल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका ल्यूमन हो जाएगा, उसका जो सुराख है उसकी साइज कम हो जाएगी, कम लाइट अंदर जाएगी, डैमेज आंख नहीं होगी आपकी। तो ये स्मूथ मसल है। तो लाइट थ्रो करने से क्या हो जाता है? प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है।
लेकिन अगर मैं लाइट थ्रो करूं और आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे पीपल कंस्ट्रिक्ट ना हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। स्मूथ मसल आपके काम से, आपके कहने से कंट्रैक्ट नहीं होते, ना आपके कहने से रिलैक्स होते हैं। ये किसके कहने से होते हैं? ब्रेन के कहने से। क्या ब्रेन ऐसे ही बैठा हुआ होगा तो क्या कर देगा उसको कंस्ट्रिक्ट? क्या ऐसे नहीं, जब तक ऐसे हालात पैदा ना होंगे। और अगर ऐसे हालात पैदा हो गए तो फिर तुम उसको उल्टा नहीं कर सकते। आप कहेंगे मैं उसको फिर डायलेट नहीं कर सकता। हाँ डायलेट कर सकते हैं, अंधेरे में आ जाए डायलेट हो जाएगी। ये समझ गए? तो जहां पर इसको आप इस तरीके से, आप अगर फॉर एग्जांपल 3 सीढ़ियां चढ़ के आ गए, वो हो गई आपकी 90 100 तक आ गई, तो क्या आप 72 नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, आपकी मर्जी से नहीं होगी। आप ऐसे हालात पैदा करें तो फिर हो जाएगी। तो ये वॉलंटरी नहीं है ये। तो इनवॉलंटरी एक्टिविटी कौन कराता है? इनवॉलंटरी एक्टिविटी कौन? ब्रेन। तो ये एक्टिविटी क्या कहलाती है? ऑटोनॉमिक। ये एक्टिविटी क्या सेंसरी है कि मोटर है? मोटर है, क्योंकि मसल करते हैं। कौन से मसल? तो ये इनवॉलंटरी यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये वाला जो मोटर का ये पार्ट है, इसका क्लाइंट कौन है? इसके ग्राहक कौन है? स्मूथ मसल। और तीसरी चीज भी, ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स होते हैं 2 टाइप्स के, एक एंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन। इसका ग्राहक कौन है? इसका क्लाइंट कौन है? एंडोक्राइन कि एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और उनकी स्टिमुलेशन भी हार्मोन के कहने पे होती है। ये तुम्हारा है ना ग्लैंड, थायराइड, एक्सोक्राइन है कि एंडोक्राइन है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इसको क्या नर्वस सिस्टम बोलेगा कि सीक्रेशन निकालो थायरॉक्सिन? नहीं। कौन बोलेगा इसको? इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने पिट्यूटरी ग्लैंड में तो नर्वस सिस्टम है? नहीं, वो ग्लैंड है। वहां से एक सीक्रेशन आएगी, क्या? हार्मोन। वो एक सीक्रेशन आएगी, क्या वो न्यूरोट्रांसमीटर है या वो सीक्रेशन है जो ब्लड में जाएगी? पिट्यूटरी ग्लैंड एक केमिकल देगा। वो केमिकल न्यूरॉन के जरिए नहीं आएगा यहां तक, वो किस में डाल देगा? वो ब्लड में डाल देगा। और जब सीक्रेशन को ब्लड में डाल देगा तो ब्लड में डाल देगा, तो ब्लड में डाला हुआ सीक्रेशन क्या सिर्फ थायराइड के पास जाएगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा? लेकिन एक्शन सिर्फ थायराइड पे करेगा। तो थायराइड पे न्यूरॉन ने एक्शन किया है कि केमिकल ने एक्शन किया है जो ब्लड में घुमा है? तो उस केमिकल का नाम है हार्मोन। और हार्मोन ने एक्शन किया किस पे? थायराइड ने। और थायराइड से जब सीक्रेशन निकली तो वो फिर ब्लड में आएगी। तो ये कौन सा ग्लैंड कहलाएगा? क्या इसमें कोई डक्ट है जिस जगह पे वो पोर कर रहा है कि ये ब्लड में डाल रहा है अपनी सीक्रेशंस? तो ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। ऐसे डक्टलेस ग्लैंड्स को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये सिस्टम ही अलग है, इसका न्यूरोलॉजी के साथ वास्ता डायरेक्टली नहीं है। तो तुम्हारे कौन से ग्लैंड्स को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को, जिनको डक्ट्स होती हैं। वो अपनी सीक्रेशन ब्लड में नहीं डालते, वो अपनी डक्ट्स के जरिए डालते हैं उस खास स्पॉट पे जाके जहां उनका एक्शन होना होता है। जैसे ये तुम्हारा सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, यहां डक्ट होती है, इसका नाम है पैरोटिड डक्ट। और पैरोटिड डक्ट जो है वो कहीं तुम्हारे ड्यूडेनम में नहीं जाती, माउथ में आती है। और जब तुम माउथ में खाना डालते हो तो ये सीक्रेशन डालता है कहां? माउथ में। तुम इसका नाम डालते हो सलाइवा। कभी देखा है तुमने कि सलाइवा तुम्हारा जो है वो पैरोटिड ग्लैंड ने स्टमक में डाल दिया हो? बल्कि कभी देखा है तुम्हारा कि पैरोटिड ग्लैंड ने सलाइवा ब्लड में डाल दिया हो? नहीं, क्योंकि ये डक्ट का ग्लैंड है, इसमें डक्ट है, इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड ने कब सलाइवा देनी है, कब नहीं देनी, कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी, ये डिसाइड हार्मोन्स नहीं करेंगे, ये डिसाइड नर्वस सिस्टम करेगा। तो इसका मकसद है कि, और नर्वस सिस्टम करेगा तो कौन सा नर्वस सिस्टम? जो तुम्हारे कंट्रोल में है या जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? इधर से खाना पक रहा है, मेरे मुंह में पानी आ गया, मैं कहूं कि नहीं मेरे मुंह में पानी ना आए, तो क्या ऐसा होगा? खाना तुमने मुंह में डाला और उसमें सलाइवा शामिल होती जा रही है, तुम कहोगे नहीं थोड़ा सा कम सलाइवा दाखिल हो, ये बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या होगा तुम्हारे? कम नहीं होगा, क्योंकि ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी है। और इस एक्टिविटी को भी मोटर एक्टिविटी कहते हैं। मोटर एक्टिविटी का मकसद ये नहीं है कि हिले कोई चीज या कंट्रैक्ट हो, ऐसा है। मोटर एक्टिविटी का मकसद है कि किसी एक्सोक्राइन ग्लैंड से कोई सीक्रेशन बाहर निकले, तो ये भी मोटर एक्टिविटी है। लेकिन उसको हम फिर थोड़ा सा अल्टर करके बोलते हैं सीक्रेटो मोटर एक्टिविटी। तो सीक्रेशन एक्सोक्राइन ग्लैंड से डक्ट्स के जरिए सीक्रेशन होने को भी क्या कहते हैं? मोटर एक्टिविटी। कौन सी वाली? वॉलंटरी के इनवॉलंटरी?
इनवॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी मोटर एक्टिविटी कितने, उसके कितने क्लाइंट्स हैं? एक, दूसरा, तीसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन नहीं कहें, ग्लैंड्स नहीं कहें, आप बोले एक्सोक्राइन। लेकिन वॉलंटरी वाले सिस्टम का क्लाइंट कौन था? एक ही, ओ इस मसल नहीं, स्केलेटल मसल। तो ये 4 क्लाइंट्स होते हैं किसके? मोटर एक्टिविटी के, जिसमें 3 इनवॉलंटरी के, एक वॉलंटरी का। एक वॉलंटरी माना एक सोमेटिक का, और 3 इनवॉलंटरी माना 3 ऑटोनॉमिक या 3 विसरल के। इसको यहां पे हम कहते हैं, ये मोटर एक्टिविटी जो इस वक्त यहां पर आपको जनरेट होते हुए नजर आ गई है। लेकिन जब बात करते हैं ना दूसरी डिवीजन की, कौन सी? सेंसरी डिवीजन की। तो सेंसरी डिवीजन भी फिर 2 टाइप्स की होती है। एक होती है जनरल, एक होती है स्पेशल। क्योंकि सेंसेस जो होते हैं, कुछ जनरल सेंसेस होते हैं, कुछ स्पेशल सेंसेस भी तो होते हैं ना। तो एक होते हैं जनरल सेंसेस, एक होते हैं स्पेशल सेंसेस। वो तो चलो होते ही हैं, लेकिन जब तुम जनरल सेंसेस में जाते हो ना, ये क्या होते होंगे? जनरल सेंसेस क्या होते होंगे भाई? वो जो स्पेशल हैं वो नहीं, बाकी जो हैं वो स्पेशल। कौन से? वो जो स्मेल है वो नहीं, विजन नहीं, हियरिंग नहीं, टेस्ट नहीं, बैलेंसिंग नहीं, ये नहीं, बाकी जितने भी सेंसेस हैं वो जनरल सेंस है। जैसे पेन, टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह वगैरह, प्रेशर, ये सारी क्या हैं? जनरल सेंसेस हैं। तो ये जनरल सेंसरी है। लेकिन जनरल सेंसरी में भी 2 टाइप्स के होते हैं। क्योंकि सेंसेस आपने देखे ना, जनरल सेंसरी। चलो जनरल सेंसरी में 2 टाइप्स कैसे? एक वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। नहीं, यहां वॉलंटरी इनवॉलंटरी वर्ड मोटर के लिए पड़ता है। यहां वर्ड पड़ेगा जो एक्सटर्नल से करे। मेरी स्किन से पेन की जो सेंसेशन होगी कहां से जनरेट होगी? स्किन से। और फील कौन कराएगा? ब्रेन। तो ये स्किन से होगी। टच की किधर से होगी? स्किन से। ये सारी बाहर से आएंगी। जो बाहर से आए उनको कहते हैं सोमेटिक। यहां वर्ड जो है, वहां मोटर में वॉलंटरी को सोमेटिक कहा था और इनवॉलंटरी को विसरल कहा था। यहां बाहर वाली को सोमेटिक कहेंगे और अंदर वाली को अंदर मतलब माने कौन से? अंदर माने कहां से? अंदर माने आपके इंटरनल विसरा से। जैसे तुम्हारे लंग्स, जैसे तो चलो लंग्स वंग्स को छोड़ो, जैसे तुम्हारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो है, ये क्या, ब्लड वेसल्स के अंदर अगर प्रेशर बढ़ गया तो वाल पे प्रेशर पड़ेगा कि नहीं? ये वाल पे प्रेशर पड़ जाए, नहीं पड़े, बस ठीक है, ये चलता रहे कि ये ब्रेन को पता होना चाहिए। आपको पता चलता है क्या प्रेशर इस वक्त कितना है? 110 है, 120 है, तुम्हें पता है? नहीं ना। इसका मकसद है कि आपको कॉन्शियसली पता नहीं चलता, ब्रेन को चलता है। इस किस्म के सेंसेस कहां से अपीयर होते हैं? बाहर से कि अंदर के विसरा से? विसरा के वाल से, इंटरनली। अब देखें फॉर एग्जांपल, यहां से हाथ लगाया, टच फील होता है कि नहीं? खाना जब तुम खाते हो तो वो अंदर इंटेस्टिन में से होता हुआ, स्टमक में से होता हुआ, इंटेस्टिन में से गुजरता है कि नहीं? टच करता होगा या नहीं? फीलिंग होती है। इस वक्त जो तुम नाश्ता करके आए हो, इस वक्त नाश्ता तुम्हारा स्टमक में पड़ा है कि इंटेस्टिन में, ड्यूडिनम में है कि इलियम में है कि जेजुनम में है या कोलॉन में पड़ा है? जब टच कर रहा है तो पता होना चाहिए ना, तुम्हें पता चलता है। ये नवाला अभी तुम्हारा स्टमक में है, तुम्हें होता है पता कि यहाँ है, या यहाँ से इस वक्त 2 घंटे के बाद अब ये जो है ये पाइलोरिक ओरिफिस से गुजर के ये ड्यूडिनम से टर्न ले रहा है, ऐसे पता होता है? तो जब पता नहीं होता, टच के बावजूद पता नहीं होता, इसका मकसद है कि टच की फीलिंग जो है वो अंदर नहीं होती। इतना कुछ नहीं होती कि अगर तुम अपने स्टमक को छुरी से काट दोगे ना तब भी पेन नहीं होगा, क्योंकि पेन की फीलिंग भी नहीं होती। आपसे पेन की फीलिंग कैसे नहीं होती? पेट में जो दर्द जो होता है, ये पेन की फीलिंग, ये पिन प्रिक से पेन नहीं होता। वहां जब स्ट्रेच होता है ना तो एक डल पेन की फीलिंग होती है आपको। ये इंटरनल फीलिंग्स हैं, इंटरनल सेंसेशंस हैं जो अंदर के एनवायरनमेंट में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाए तो क्या बढ़ती ही रहती है या ब्रेन को पता चल जाता है? और ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ एंड द रेट ऑफ योर रेस्पिरेशन, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके।
ये इंटरनल सेंसेस हैं जो ब्रेन को पता चलते हैं, वो ब्रेन अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन ब्रेन उसको तैयार करता है रिस्पॉन्स। तो इसका मकसद ये है कि सेंसेशंस या सेंसरी डिवीजन दो किस्म का होता है, और ये जितना भी है अंदर, जैसे स्टमक के या लंग के अंदर या स्टमक के अंदर कोई चीज़ मौजूद है, वो स्टमक एक्सपेंड करता है और मूवमेंट करता है। तो ये सेंसेस कैसे हैं, जनरल हैं कि स्पेशल हैं? कौन सी स्पेशल है? स्ट्रेच करता है तो तुम्हें क्या कड़वा फील होता है या मीठा फील होता है? तो स्पेशल सेंसेस यही 5 होती हैं, ये स्मेल, ये विजन, ये हियरिंग, ये टेस्ट, ये क्या इसमें ऐसा होता है? तो ये भी जनरल है, लेकिन कैसा जनरल? बाहर वाला जनरल के अंदर वाला? तो एक्सोमेटिक के विसरल? तो जनरल सेंसेस भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो इसका मकसद ये हो गया कि जनरल सेंसरी इज आल्सो सोमेटिक एंड विसरल। ऐसा ही स्पेशल सेंसेस भी सोमेटिक एंड विसरल होते हैं। वो कैसे? 5 सेंसेस होते हैं इस चक्कर में, इस गोल में। नोज से स्टार्ट करें। नंबर 1 पहला सेंस स्पेशल कौन सा? नोज स्मेल। दूसरा, तीसरा हियरिंग के साथ एक और भी एडिशनल होता है, वो होता है जिसको कहते हैं वेस्टिब्यूलर बैलेंसिंग। कॉक्लियर नहीं, सिर्फ आपने एक नर्व सुनी होगी ना, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। ये कान के अंदर 2 फंक्शन होते हैं। ये हियरिंग हम मानते तो हियरिंग ही हैं, लेकिन कान के अंदर एक और फंक्शन भी होता है, वो होता है सेंस ऑफ बैलेंसिंग, जिसको वेस्टिब्यूलर सेंस कहते हैं, वेस्टिब्यूलर। और आखिरी है टेस्ट। तो ये 5 सेंसेस होते हैं। सारे के सारे सेंसेस सोमेटिक हैं, बाहर बाहर से, सवाए टंग के जो विसरल है। ये आप हमेशा समझ लें कि टंग ये विसरल है, बाकी सारे ये सोमेटिक हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा शायद, सारे सोमेटिक हैं। कौन से? स्मेल भी, तो विजन भी, तो हियरिंग भी, बैलेंसिंग भी। ओनली वन इज विसरल, दैट इज द टेस्ट। यानी आप समझ सकते हो कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपके जो न्यूरॉन्स हैं या नर्वस सिस्टम है, उसके 2 पार्ट्स हैं फंक्शनली, एक सेंसरी पार्ट और एक मोटर पार्ट, मोटर डिवीजन एंड सेंसरी। जो मोटर है उसके 2 हिस्से हैं, एक सोमेटिक यानी वॉलंटरी वाला और एक ऑटोनॉमिक या विसरल वाला। और इनवॉलंटरी क्या है? इनवॉलंटरी के क्लाइंट्स कौन है? स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और उसके वॉलंटरी वाले यानी सोमेटिक के स्केलेटल मसल। इनवॉलंटरी वाला आपके कंट्रोल में नहीं है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। क्या ऐसे नर्वस सिस्टम अपने मर्जी से उसको क्या, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। कौन से सर्कमस्टेंसेस? सर्कमस्टेंसेस होंगे 2 टाइप के, उसी हिसाब से तुम्हारा विसरल सिस्टम भी 2 टाइप का होगा। कौन से सर्कमस्टेंसेस? 2 टाइप के। 2 टाइप के फंक्शंस ऐसे होंगे कि या तो होगी तुम्हारे अंदर एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जिसको हम कहते हैं फ्लाइट एंड फ्राइट, यानी डर, इमरजेंसी। माने इसका मकसद है कि आप बैठे हुए हैं और पीछे से कोई जानवर है ऐसा वाइल्ड किस्म का, वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और तुम्हें मारना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या बड़े मज़े से बैठे होंगे कि हाँ नुकसान पहुंचाना चाहता है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त आ रहा है नुकसान पहुंचाने, ऐसे बैठे होंगे कि भागेंगे? इस इमरजेंसी में इस वक्त बॉडी तुम्हें आराम की हालत में, तुम्हारी आराम की हालत में होगी? क्या बॉडी तुम्हें इमरजेंसी के लिए तैयार करेगी? क्या तुम चाहो कि न करे तो क्या तुम्हारी मर्जी से होगा क्या? तो एकदम से हार्ट का रेट इंक्रीज हो जाएगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगी और एकदम से आंखें आपकी पिपल डायलेट होना शुरू हो जाएंगी, तो आप भागेंगे, अलर्ट होना शुरू हो जाएंगे। वो जो थोड़ी सी नींद आ रही थी वो आएगी कि अलर्ट हो जाएंगे आप? नींद वींद गई आप, अब आप आराम में नहीं, आप इमरजेंसी में हैं। तो इसका मकसद है कि एक हालात ऐसे होते हैं, दूसरे हालात ऐसे होते हैं कि आप आराम से बैठे हुए हैं बड़े मज़े से। ऐसे हालात में आपका हार्ट का रेट नॉर्मल, रेस्पिरेशन नॉर्मल, आंखें पिपल कंस्ट्रिक्ट, ये वो, क्योंकि ये आराम की हालत है। इसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। एक होती है कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट और एक होती है फ्लाइट एंड फ्राइट। तो ये जो है, ये 2 कंडीशनें होती हैं। तो ऑटोनॉमिक के भी 2 हिस्से होते हैं। जब होती है ना इमरजेंसी, तो उस डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। सुना हुआ है?
सिंपैथेटिक सिस्टम। और जब आप आराम से बैठे हुए हैं तो इस वक्त भले आप कंट्रोल में नहीं है, आप अपने आप में, लेकिन बॉडी आपको कंट्रोल कर रही है, तो इसको जो सिस्टम उस वक्त रन कर रहा होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। तो मोटर के अंदर जो विसरल है उसके दो पोर्शंस होते हैं, और ऐसा ही सेंसरी के मैंने दो पोर्शंस बताए, जनरल एंड स्पेशल, लेकिन हर जनरल के हर स्पेशल के दो दो, सोमेटिक एंड विसरल। सोमेटिक माने बाहर से जनरल सेंस, पेन, टच, टेम्परेचर, और विसरल माने अंदर से जनरल सेंसेस। और ऐसे ही फिर स्पेशल में है, स्पेशल में 5 सेंसेस जिसमें से 4 हैं सोमेटिक और आखिरी वाला था टेस्ट। ये डिविजन्स हैं जो आपको जनरली आपको मिलती हैं यहाँ पर। तो 2 डिविजन्स में अब पूरा जो नर्वस सिस्टम, मैंने आपको शुरू से ही बताया कि पूरे नर्वस सिस्टम में एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, माने क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा है माने क्या, उनकी नर्व्स, ब्रेन की नर्व्स कौन सी, क्रेनियल नर्व्स कितनी, 12 पेयर्स, और स्पाइनल नर्व्स कितनी, 31 पेयर्स। तो 31 पेयर्स हो रही है। तो इसका मकसद है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तुमने देख लिया, ये 4 ब्रेन, ऑलमोस्ट तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई 80% के तो वेट इसका है। लेकिन उसके बाद फिर जब नीचे आएंगे तो ये आपका मिड ब्रेन, ये पोन्स, ये मेडुला, भूल के वापस आ जाओ, ये है तुम्हारा सेरिबेलम। फिर इसके अंदर छुपा हुआ डायनसेफ्लॉन भी था, ये 6 से, और ये लटका दो इसकी दुम नाम है इसका स्पाइनल कॉर्ड। ये सब 7 चीज़ें मिला के कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसके साथ जब जोड़ेंगे तो वो हो जाएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका मकसद है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी तुमने देख लिया, जो आप यहाँ पे देखें क्रेनियल कैविटी में, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये ब्रेन के हिस्से हैं, ये है क्या, डायनसेफ्लॉन। मैंने उड़ा दिया है क्या, सेरिब्रम नहीं दिखाया आपको यहाँ। तो वो सेरिब्रम जो इस पूरे को छुपा देगा, और उसके बाद नीचे से आएगा तो ये मिड ब्रेन, पोन्स, और ये काट दिया मैंने यहाँ से क्या, और ये यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से काटा तो डायनसेफ्लॉन, ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड और ये सारी चीजें यहाँ से देखेंगे। और सेरिब्रम जो देख रहे हैं ना, ये इतना बड़ा, ये जो डेवलप हुआ है ना सेरिब्रम, ये ह्यूमन बीइंग आज इतना अशरफुल मखलूकात है ही इस वजह से, सेरिब्रम की वजह से। ये सारी मेमोरी, ये इंफॉर्मेशन की कलेक्शन, ये जजमेंट, ये अखलाकियात, ये सब इसका खेल है। इसमें कोई गड़बड़ हो गई तो समझ लो सब गया, सब इसके अंदर है। और इसके अंदर ये आपको 4 लोब्स मिलेंगे। ये ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ कि ये लोब्स, लेकिन इनके निशान आते हैं, इसमें हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके जो बाकायदा ये निशान आते हैं, जिसकी वजह से इनको हम 4 लोब्स में डिवाइड किया हुआ है हमने। और ये 4 लोब्स किस में समाये हुए हैं, क्रेनियल कैविटी में, स्कल के बोन्स में। और जो बोन्स जिसके ऊपर है ना, उसी हिसाब से उसका नाम है। ये नाम, ये जो है मेरा फ्रंटल बोन है, इसके ऊपर है, इसलिए इस लोब का नाम पड़ गया फ्रंटल लोब। ये बोन है, इसका नाम है पैराइटल बोन, क्योंकि इसके नीचे ये वाला टुकड़ा है तो बोलते हैं हम इसको पैराइटल लोब। और ये जो पीछे है ये है ऑक्सीपिटल बोन, इसके नीचे ये है तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल। और ये कनपट्टी के नीचे यहाँ है ये वाला, तो उसको बोलते हैं टेम्पोरल। इसी हिसाब से इनके नाम है, ऐसे नहीं कि अंदर कलर ऐसे लगे हुए हैं इनके, ये एक जैसे ही हैं, लेकिन हमने इनको जुदा करके ये बोल दिया है कि ये। और हर एक लोब अपने अपने काम करता है। मेजर वर्क ऐसे है कि अगर ये फ्रंटल है तो इसका काम ज्यादातर, ये किस चीज के भरे हुए हैं, न्यूरॉन्स के। ये जो तुमने 1000 बिलियन किए हैं ना न्यूरॉन्स, उसमें से यहाँ पर भी कोई 600-700 बिलियन इसमें भरे हुए होंगे। इतनी बड़ी गठड़ी है तो ज़ाहिर न्यूरॉन्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, और काम भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सारी मोटर एक्टिविटी जो आपने देखा है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये तो मैंने आपको एक साइड से दिखाया है, ये पूरा होता है 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, ये एक साइड से देख रहे हो तो। और 2 हेमिस्फीयर्स में इन सच अ वे दैट राइट कंट्रोल द लेफ्ट एंड लेफ्ट कंट्रोल द राइट ऑफ द बॉडी। इन कंट्रास्ट टू दैट ये नहीं, इसके भी 2 हेमिस्फीयर्स हैं, बट ये कंट्रोल करता है सेम साइड ऑफ द बॉडी को। कौन, सेरिबेलम, इसको स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं। और ये सेरिबेलम यहाँ पर, तो ये जो है इसका ज्यादातर काम है मोटर एक्टिविटी को जनरेट करना या उसको रेगुलेट करना, इसको फ्रंटल को। इसका ज्यादातर काम सेंसरी है, सेंस करना, चीजों को सेंस करना। इतना कुछ के इवन लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कराना इसका काम है। लेकिन लैंग्वेज को बोलना, टंग को ऐसे मूव करके अल्फाज बनाना, ये इसका काम है। क्योंकि फ्रंटल, ये टंग को मूव करके आवाज को अल्फाज की शक्ल देते हो, ये एक्टिविटी सेंसरी है कि मोटर है, मोटर है। तो कौन कराएगा, ये ग्रीन वाला कि ब्लू वाला, फ्रंटल लोब कराएगा। गलती मुंह से जो आप बोलते हैं वो गलती इसी से होगी।
लेकिन गलती नहीं होगी क्योंकि इतना बड़ा है, इसके अंदर बाकायदा जजमेंट है, बोलता है, समझता है, हर चीज़ को मेमोरी है, उसके साथ मैच करेगा क्या सही है क्या गलत है। ये अगर ये हमें पता है, बाहर निकलेंगे तो बाबा सोसाइटी के अंदर पूरे कपड़े पहनने होते हैं, ये शॉर्ट्स वगैरह पहनना है हमारी सोसाइटी में अलाउ नहीं है, ये सारी चीज़ें जजमेंट यहाँ होती है। तो बाहर जब निकलेंगे तो आप तमीज़ से निकलेंगे। अगर यहाँ कोई गड़बड़ होगी ना तो फिर आपको ये भी परवाह नहीं होगी कि यहाँ लोग क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं। कॉलेज में भी आप इतनी शॉर्ट पहन के आ जाओगे यहाँ पर, अगर इंजरी हो जाए ना यहाँ पर। इवन एक मैं आपको एक केस बताऊंगा, यहाँ पर केस हिस्ट्रीज वगैरह आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक केस हिस्ट्री होती है कि एक प्रिंसिपल है, वो सीढ़ी से गिर जाता है, वो बीमार सीढ़ी से गिर जाता है, हॉस्पिटलाइज होता है, वहाँ पे 1 महीने रहता है, बाद में उसको 2 महीने की छुट्टी के बाद फिर जब वापस आता है वो, तो लोग उसके बिहेवियर को देख के परेशान हो गए। उसके जो कलीग्स हैं या उसके सबॉर्डिनेट्स टीचर्स वगैरह हैं और उसके स्टूडेंट्स, क्योंकि उसकी आदतें अजीब सी हो गई, ये पहले से नहीं था। कहीं वो कॉरिडोर में थूक रहा है, कहीं किस किस्म की, और आज तो उसने हरकत ऐसी की है कि लोग दंग रह गए। उसने गमले में यूरिन पास किए, ये प्रिंसिपल, वो जो टाई पहन के आता था, और आजकल तो वो कपड़े भी ऐसे पहन के, हम चलो कपड़े ऐसे शायद अब उसको कपड़े अच्छे नहीं लगते, इतने टाई वाई नहीं पहनता, चलो शर्ट वर्ट पहन के आ। लेकिन ये क्या, क्यों? क्योंकि उसके बिहेवियर में चेंज आ गई। उसको ये पता नहीं है क्या बुरा है क्या सही है। ये गड़बड़ किधर हुई है? ये जो उसको चोट लगी थी, उस चोट के साइड इफेक्ट्स ये हैं कि उसकी चोट एक्चुअली फ्रंटल लोब में लगी थी। उस फ्रंटल लोब के अंदर वो वाली एरियाज जो आपको बुरा भला, जो अखलाकियात, पैटर्न, दीन, मजहब, ये सारी चीज़ें, क्या बुरा क्या अच्छा, वो अब उसको तमीज़ नहीं रही। अपने कॉरिडोर में गमले में जो यूरिन पास करे तो ये प्रिंसिपल होगा क्या? ये तो ये क्या हुआ था, ये जो गिरा है उसको जो दिमाग में चोट लगी है, उसके चोट का असर यहाँ ज़्यादा है। तो इसका मकसद है कि इस किस्म के जो जजमेंट है, इस किस्म के जो 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 अखलाकियात, वो जो बुरा भला या इस किस्म की जो चीज़ होती है जजमेंट, यहाँ होती है। तो इसका मकसद है कि ये इसका मोटर एक्टिविटी यहाँ पर, और ये है सेंसरी। और सेंसरी के बाद कुछ और स्पेशल सेंसरी में 2 चीज़ें, एक विजन वो यहाँ है और एक हियरिंग वो इधर है। तो टेम्पोरल का काम ज़्यादा हियरिंग का है, ऑक्सीपिटल का ज़्यादा काम विजन का है। लेकिन ये इसे मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेम्पोरल का काम सिर्फ ये है। टेम्पोरल का काम इमोशंस है, बिहेवियर, खुश होना, गमगीन होना, गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें टेम्पोरल से रिलेटेड है। तो इनके अपने अपने काम है। तो जिससे आप समझ लो कि ये क्या है, ये वेरियस लोब्स हैं इसके। ये 4 लोब्स किसके? सेरिब्रम के। सेरिब्रम, बाकियों के नहीं, सेरिब्रम के। तो सेरिब्रम हैज द 4 लोब्स जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद सेरिब्रम को ऊपर से हटाया तो फिर ये क्या नजर आ रहा है आपको? ब्रेन स्टेम। ये है क्या? मिड ब्रेन। ये है पोन्स, ये है मेडुला ऑब्लांगेटा। और इतना पीछे ह्यूज जो नजर आ रहा है सेरिबेलम। और यहां से निकलती हुई आपको इनके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, तीसरी नर्व, ये 4th नर्व, ये 5th नर्व, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये 9th, ये 10th, ये 11th और ये 12th। तो आप कहेंगे सर पहली और दूसरी किधर है? पहली दूसरी ब्रेन स्टेम में नहीं है, वो सेरिब्रम में है। उसमें से ये आपको दूसरी नर्व नजर आ रही है ये, और पहली नर्व सेरिब्रम देखेंगे तो वहां से नजर आ जाएगी। ये 12 क्रेनियल नर्व्स हैं जो यहां पर आपको नजर आ रही हैं। उसके बाद आप स्पाइनल कार्ड में जब जंप लगाएंगे तो आपको नजर आएगा कि स्पाइनल कार्ड के अंदर ये क्या है? ये नर्व्स अटैच है। ऐसी कितनी? 31 के 31 पेयर्स, 31 पेयर्स, 62 ओवरऑल। लेकिन क्योंकि आप एक साइड करते हैं तो इसलिए आप उसको 31 कहेंगे।